तो दोस्तों इसके अंदर मैं आज से स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन बैंक रिविजन। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बस एक एक चैप्टर कंप्लीट करके आना है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा मैराथन वन स्ट्रोक में आप देख नहीं पा रहे हैं तो भैया आप चैप्टर बाय चैप्टर करिए, ऑल्टरनेट डे 1.5 2 3 घंटे जितने भी हैं डिवोट करिए उसको बराबर। आपके लिए एकदम केक वॉक होने वाला है, एकदम स्मूथ जाने वाला है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो भैया इसको ग्रुप्स में डाल देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ दैट वी आर लाइव। तो फटाफट जुड़ जाइए। ये टाइम रखने का पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस जो मैंने रखा था मैंने आपको बता दिया। मैं ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। ये टाइम स्पेसिफिक रखने का रीज़न यही था कि आप लोग इस समय इतना इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो चलिए इस बहाने कुछ और पढ़ाई हो जाए अपनी। बहुत ज़्यादा ग्रुप हो चुके हैं आजकल। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जी, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो अपना फिर से ट्रेंड होना चालू हो जाए। ट्रेंड होना यानी कि सजेशंस में आना चालू हो जाता है अगर ये लाइक के रेशोज़ वगैरह बढ़ते हैं तो। हाँ जी, बीच बीच में आपको एक आधी बार ऐड भी दिखेगी तो बिल्कुल चिड़चिड़ ना करिएगा। इको का मैराथन, इको का मैराथन पैचेस में डल चुके हैं बेटा। इको का मैराथन डल चुके हैं, पैचेस में डल चुके हैं। कंपाइलेशन वीडियो आने वाला है आज शाम तक। एडिटर फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, लेकिन उसके पैचेस में डाल रखे मैंने। आप मेरे चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट नंबर 2 के अंदर आपको सारे चैप्टर डले हुए हैं। 5:30 क्यों? कुछ लोगों का पेपर है, कुछ लोग 2 से 5 पेपर देते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, तो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी सहूलियत के हिसाब से रखा है, काफ़ी सोच समझ के मैंने टाइम रखा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है सर, प्लीज़ इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके, सो वेलकम गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन बैंक डिस्कशन होने वाला है, किस तरीके से आपको पेपर में लिखना चाहिए। पूरी तरीके से पढ़ाई आप लोगों ने कर ली है समझिए, या फिर मैराथन देख लिया है, रेगुलर क्लास करिए, फास्ट ट्रैक करिए, जो भी कर रहा है उसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा पर अवेलेबल है। मैंने चेक कर लिया, वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे शेयर कर देगा। अगर आपके पास अभी भी पीडीएफ नहीं है, अभी भी पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ शेयर कर देता हूँ मैं। तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, जब तक पीडीएफ शेयर हो रही है मेरे टेलीग्राम चैनल से आदित्य शर्मा पर। आप कुछ बात सुनिए बेटा, इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, ये मैराथन या फिर फास्टैग या फिर रेगुलर कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, फिर भी आपको एक बार क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन बैंक पे लैंग्वेज यूज़ करी गई है ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर ये एडिशनल क्वेश्चन आपने कहाँ से लाए, तो बहुत सारे ऑथर्स की बुक रहती है, जैसे पादुका पब्लिकेशन, नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत पोल सपाट हैं एक दूसरे से, वो पब्लिकेशन में, मैं टीचिंग में हूँ, तो उनका नाम लेने में कोई परेशानी है, तो उनकी बुक से भी मैंने रेलिवेंट क्वेश्चन ले लिए थे जी। अब अगला सवाल, सर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्कोर कैसे करना है। एक बार स्ट्रैटेजिकली सोच लेते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा स्कोर करना है। पेपर आएगा 50 मार्क्स का आप लोगों के लिए। अब ये 50 मार्क्स के अंदर से ना 10 to 15 मार्क्स के तो आपको प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है। तो प्रैक्टिकल पार्ट का मैंने मैराथन डाल दिया, वो आपको देखना है मस्ट बिफोर एग्जाम, वो आपको देखना है, डिटेल में देखना है आराम से। वो आप देख लेंगे एक बार, तो उसके बाद अब कितने मार्क्स से पेपर का टेंशन रह जाता है, टेंटेटिवली 25 मार्क्स का। अब ये 25 मार्क्स में से भी ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं, जिसके लिए आपका सिलेबस को गो थ्रू करना ज़रूरी है। अब ये 10 मार्क्स आपको मैराथन, फास्ट ट्रैक, रेगुलर जहाँ अच्छे से आपने पढ़ा होगा वहाँ से आपको मिलेंगे। इसके बाद रहा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे हमारी बुक से आते हैं। मैं एक्चुअली पीछे की स्क्रीन हटा दी, मैंने टेलीग्राम यहाँ पे ओपन किया, मैं लेक्चर अपलोड, वो आपको नोट्स अपलोड करके दे रहा हूँ। तो भैया 15 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से स्ट्रेट अवे आते हैं, तो आप लोगों के लिए सीधी की सीधी सहूलियत होने वाली है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट को कि आप चार्ट, मैराथन, इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। बहुत डिटेल में चार्ट बनाया मैंने, और अभी जो 11 घंटे का मैराथन किया है वो और ज़्यादा डिटेल में किया है। इको में 80-20 कैसे करूँ, 83 चैप्टर हो जाएंगे। ये चल क्यों नहीं रहा है टेलीग्राम। किसी के पास अगर मेरे नोट्स है तो शेयर कर सकता है, पीडीएफ कॉपी तो होगी काफ़ी लोगों के पास।
चलिए जी, मैंने एक बुक शेयर कर दी है। इस बुक शेयर कर दी है, टोटल बुक शेयर कर दी है। उसके अंदर किसी ने लिखा है 121 पेजेस के बाद आपको दिख जाएगा। तो भैया अपना तो ये टेलीग्राम कनेक्ट हो नहीं रहा, मैंने मोबाइल से भेज दिया है। ठीक है, मैं प्रकट हो सकता हूँ आप इससे। तो जिसने चार्ट किया है उसको ये बहुत ईजी लगने वाला है, जिसने चार्ट नहीं किया है वो रियलाइज़ करेगा सब कुछ चार्ट्स में से ही आता है। आ गई बुक? चलिए जी स्टार्ट करें। ओके दोस्तों, हाँ इसमें प्रैक्टिकल पार्ट डेफिनेटली मैं कवर नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिकल का मैराथन अलग से कर दिया। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर को कंप्लीट करने में करीब करीब अपने को 2 से ढाई लेक्चर लगने वाले हैं, पर आप मेरी स्पीड से करिए। मैं 20 तारीख तक आप लोगों को टेंटेटिवली 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करवा दूंगा, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। अब एक ट्रिक सुन लीजिए पेपर में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की, ये ट्रिक सुन लीजिए और ये चारों तरफ फैलाना। ये ट्रिक चारों तरफ फैला देना, सबको बता देना। इको के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए आते हैं। 3 मार्क्स के लिए जनरली वो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए, यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम, देन सर्कुलर फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। कहाँ गया बेटा, सर्कुलर फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं ना, उसमें स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा 2 मार्क्स के तो यार इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने पास 300 प्लस कॉन्सेप्ट है, आप आराम से उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मार्क्स कैसे ज़्यादा स्कोर करना, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम डिफाइंड, नेशनल इनकम एक सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आपको इसके अंदर मार्क्स अच्छे स्कोर करने ना, तो भैया जो नेशनल इनकम का आता है ना आपको लिख दीजिए, उसके अलावा एक एग्जाम्पल भी कोट कर दीजिए, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी सारे पेपर में, बाकी सारे स्टूडेंट्स के पेपर के कंपैरिजन में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा दिख के आएगी, प्लस जो एग्जामिनर है उसको भी समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप इंस्टीट्यूट के आरटीपी, एमटीपी कोई भी चीज़ उठाते हैं, उन्होंने तो भर भर के ज्ञान दिया, लेकिन हर एक के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, तो एग्जाम्पल ज़रूर कोट करिएगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि आप मैराथन कर लीजिएगा, उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीतू मैंने आपका आंसर दे दिया है अलग तरीके से, आप एक बार चेक कर लीजिए मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले। अभी मैं सबको रिप्लाई करते बैठूंगा तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा सेशन हमारा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। जिसके पास रेगुलर कॉपीज है वो हाईलाइट करते जाए, मेरे साथ करते जाए। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, national income data is used to measure the just like accounting conventions are used to measure the performance of a company, national income data is used to measure the performance of economy। जिस तरीके से अकाउंटिंग कन्वेंशन से हम कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसी तरीके से नेशनल इनकम डेटा की हेल्प से हम कोई भी कंट्री का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। बहुत सिंपल है, तो इतना ही याद रखिए। जस्ट लाइक अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन कहाँ पे यूज करते हैं, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, उसी तरीके से नेशनल इनकम डेटा इज यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आपको चार्ट में मिलेगा, आप अगर चार्ट भी साइड बाय साइड ओपन करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन नेशनल इनकम। भैया नेशनल इनकम की डेफिनेशन पे तो मैंने आधा लेक्चर डिवोट किया था। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ध्यान दीजिएगा साहब, मैंने आपको जब ये डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने बोला था डेफिनेशन अधूरी है, लेकिन आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। क्या मैंने 5 पॉइंट इसके अंदर बोले। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। जेनरिक डेफिनेशन। पर क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेशनल इनकम एक्चुअली 8 एग्रीगेट में से कौन सा एग्रीगेट को नेशनल इनकम बोला जाता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से एग्रीगेट को नेशनल इनकम माना जाता है 8 एग्रीगेट्स में से? एनएनपीएफसी को। तो चलिए जी इस डेफिनेशन को हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। आपको ये वर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी
ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट आया है। हाँ जी, सबने सही आंसर दिया। ये हाइड क्यों हो रहा है कमेंट, आई डोंट नो, पर जी सही आंसर दिया NNPFC। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड आया है नेट, तो आपको लिखना पड़ेगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेफिनेशन वही है, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे NFI है, ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इन एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे देखिए नेट है, इसलिए नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। भैया खत्म, जेनरिक डेफिनेशन याद रखो, ये पॉइंट को मॉडिफाई करते जाओ। इस तरीके से तुम 8 के 8 एग्रीगेट की डेफिनेशन बना सकते हो। कोई भी एक्सेप्टेड डेफिनेशन एज सच नहीं है, तो आपने जेनरिक डेफिनेशन ली, उसको मॉडिफाई कर दिया, आंसर आ गया। What do you mean by stock variable? Stock variable means the variable which is expressed at a point of time. ठीक है, and flow variable means the variable which is expressed over the period of time. For example, जब आप closing stock measure करते हैं, it is a stock concept. जब आपकी इनकम मेजर करते हो तो पूरे साल भर की इनकम मेजर करते हैं, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। सो एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक कंसेप्ट, एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। जी कोई इनको जवाब दे दीजिए। जयेश, तुम्हारा कमेंट गलती से मुझसे डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली हो गया मुझसे। ठीक है, बहुत सारे वो हेल्ड फॉर रिव्यू पे डाल देता है। हो गए भैया अपने 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से हो गए? Why there is a need of national income? National income, just like accounting conventions are used to measure the performance of company, national income determinants are used to measure the performance of economy. National income define कर लिया, stock concept समझ लिया, flow concept भी समझ लिया। What do you mean by flow concept? Give example। तो भैया लिख लेना, demand is a flow concept, supply is a flow concept, national income is a flow concept. Whether national income is flow or stock concept, तो आपको सबसे पहले flow concept क्या है बताना है। Flow concept means the concept or the variable which is expressed over the period of time, and yes, the national income data is measured over a period of time, generally 1 accounting year. So again it is a flow concept. इसमें ABC नहीं करेंगे आप। चैप्टर में अगर ABC करना चाहते होंगे तो भैया 4th चैप्टर में आप C कैटेगरी डाल सकते हो। जी निको। नेक्स्ट, वाई नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स? इसका आंसर एक लाइन में है अपने पास, बिकॉज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। पढ़ते हैं, एज द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वही बात है ना भैया, फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जुड़ी हुई है। अगर आप नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में फाइनल गुड्स भी लोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 2 बार ऐड हो गई। दिस विल लीड टू डबल और समटाइम ट्रिपल, 4 टाइम 5 टाइम्स काउंटिंग। So in order to avoid this, in order to avoid the overstatement of national income, we include only the final value of goods and services. पढ़िए, as the final goods already includes the value of intermediate goods and the inclusion of intermediate goods will lead to double, triple, sir, double, triple बहुत ज़्यादा counting हो सकती है। The same is excluded from the calculation of national income. It includes rent, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये लाइन नहीं भी लिखा तो चलेगा बेटा, क्या इंक्लूड होता है वो नहीं। उन्होंने पूछा है क्या इंटरमीडिएट गुड्स का इंक्लूड होता है, नहीं। अभी इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स रहते हैं ना, आप समझ लीजिए। लाइव का मैसेज नहीं आया, ठीक है। सुनिए मेरी बात, कई बार इंस्टीट्यूट ना पूछा जाता है उससे ज्यादा ज्ञान लिख कर चली जाती है, पूछा जाता है उससे ज्यादा ज्ञान देकर चली जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। आप देखेंगे आरटीपी में, एमटीपी में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर कि यार जितना पूछा जाए उससे ज्यादा ज्ञान देकर जाती है। सेम लाइक ऑडिट कि भैया पूछा क्या, लिखना कितना ये नहीं समझ में आता, पर डरने की बात नहीं है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से लिखो 1.5 मिल जाएगा। एक आधी लाइन ये नहीं लिखी कितना मार्क्स कट करेगा, उसके लिए तुम्हारा मार्क्स नहीं कट कर सकता वो। व्हाट आर द 2 कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड? 2 कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स कौन से हैं? कंज्यूमर फाइनल गुड एंड एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड। कंज्यूमर फाइनल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड, एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1.5 मार्क्स दे देगा, लेकिन सोने पे सुहागा एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। सपोज यू आर रेंडरिंग द सर्विस ऑफ ऑडिट, ठीक है, यू आर यूजिंग द लैपटॉप, लिख देना ना भाई। पेपर चेकर ऑडिटर ही होगा जनरली, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा, उसके दिल को छू जाएगी चीजें। और सपोज यू आर यूजिंग द फोन फॉर योर पर्सनल नीड, गर्लफ्रेंड से बात करनी है आपको, लप्पा झप्पा करना है साहब फोन पे उसके साथ, तो भैया प्यार भरी बातें करनी है, तो उसके लिए आपने फोन लिया है, ये फाइनल कंज्यूमर गुड है, और लैपटॉप प्रोड्यूसर फाइनल गुड है।
जी, तो चलिए ये बहुत सिंपल है। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, ये हो जाता है कंज्यूमर। एग्जाम्पल बहुत है। प्रोड्यूसर वाला कौन सा होता है? विच आर यूज्ड इन, कहाँ गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। भैया फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। What do you mean by intermediate consumption? Intermediate consumption or intermediate goods are those goods which are added in the production process। तो भैया intermediate goods कौन से रहते हैं? फाइनल गुड्स नहीं रहते हैं, ये फाइनल गुड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इसको डालते हैं और इसकी हेल्प से फाइनल गुड्स निकल के आता है। पढ़ते हैं। Intermediate consumption consists of the value of goods and services consumed as a input by a process of production। प्रोडक्शन में यूज होता है सर एज अ इनपुट, वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू करवा रहा हूँ, याद भी करवा रहा हूँ, मेन वर्ड्स हाईलाइट भी करवा रहा हूँ। हाँ मतलब फ़ोन पे बातें करनी होगी ना तुमको, जो भी है। मैं भी 2-3 दिन पहले वो देख रहा था, टीवी पे आता है ना FIR वगैरह पुराना सीरियल, तो उसके अंदर वो ऐसे ही चीज़ें यूज़ करते हैं, लप्पा झप्पा टिंकू टिंकू टाएँ टाएँ, तो वो याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो चीज़ एज अ इनपुट यूज होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भैया इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ना तुम डेप्रीसिएशन वाला पार्ट मत ले लेना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट को तुम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मत बोलना, क्योंकि उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट की तरह अपन ऐड कर देते हो। तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला, यहाँ पे इसे एज अ इनपुट यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन इसके अंदर फिक्स एसेट को मत ले लेना। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फिक्स एसेट भी डाल रहे हो ना बेटा, तो उसको कंसिडर मत करना एज ए इनपुट, क्योंकि उसको सेपरेटली कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट डेप्रीसिएशन अलग से चार्ज किया जाता है। तो भैया यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनपुट की तरह यूज किया जाता है और फिक्स्ड एसेट एक्सक्लूडेड है। The goods or service may be either transformed or used up by the production process. For example, in manufacturing leather shoes as a final product, leather is used as intermediate consumption। छोड़ दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल देना है तो आपको पता ही है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें कोई एग्जाम्पल देना है। अच्छा, आपको एग्जाम्पल देते नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछेगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ जाएंगे इसके अंदर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इधर उधर से ऊपर से आते हैं, और भैया 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। तो वो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 15 मार्क्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 40 में से 30 मार्क्स स्ट्रेट अवे इसी के अंदर से आने हैं, ठीक है, इसी के अंदर से आने हैं। पर मैंने अलग से बाइफर्केशन करके रखा है। क्वेश्चन बैंक एक बार गो थ्रू करवाना जरूरी है आपको। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको देखने जरूरी है, जो मैराथन में, रेगुलर में, फास्ट ट्रैक में एज सच कवर नहीं होते हैं, जो इन्होंने प्रकट करे हुए कॉन्सेप्ट है, तो वो भी गो थ्रू करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप मुझे 1.5 घंटा दे रहे हैं तो बिल्कुल भरोसा करिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज में। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सर कितनी सिंपल चीज बोली। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज इनपुट इन फाइनल प्रोडक्शन एंड फाइनल गुड्स आर बेसिकली द आउटकम। फाइनल गुड्स आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड और आइदर यूज्ड एज अ प्रोड्यूसर गुड और एज अ कंज्यूमर गुड। तो भैया फाइनल गुड्स एकदम कंप्लीट रेडी गुड रहता है, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या रहता है? बेसिकली इट इज यूज्ड एज इनपुट। नीडलेस टू से कि आपको यहाँ पे एग्जांपल कोट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स rather than being sold in the final purchaser, sold to the final purchaser are not counted as it would lead to double counting। अब इन्होंने डबल काउंटिंग का पॉइंट लिख दिया, नीडलेस टू से लिखना पड़ेगा। whereas final goods are those which are meant for final consumption। अब इसके 2 प्रकार भी बता दीजिएगा। The goods remain intermediate goods till it remain in the production boundary। Once the production crosses production boundary, it becomes final good। तो भैया एक नया पॉइंट सीखने को मिला कि जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में है उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दिया वो बन गया फाइनल गुड। तो ये एक अच्छा डिस्टिंक्शन का पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती जाती है। हाँ जी, पैरा फॉर्म में लिखो। सी आई टेल यू समथिंग, आई टेल यू वन आइडियोलॉजी, या फिर एक ट्रिक बताता हूँ बेटा। इफ़ यू कैनॉट कन्विंस समवन, कन्फ्यूज इट। इफ़ यू कैनॉट कन्विंस देन कन्फ्यूज। भैया आप अगर मान लो अपने थॉट को क्लियरली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे तो पॉइंटर फॉर्मेट में अपनी कमजोरियां मत दिखाओ, छुपा लो ना अपनी गलतियां यहाँ पे। अरे भैया
इंप्रेशन अगर मान लो तुम्हारे एफएम के पेपर के कारण अच्छा पड़ गया उस पर, वो 2 लाइन पढ़ेगा टिक 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 करते हुए तुमको, अगर आंसर सही है गलत है देखेगा भी नहीं, वो सीधा 1 से 1.5 मार्क्स देते जाएगा 2 में से। और अपने को चाहिए 50% टारगेट ही है अपना, 25 में से अपने को 15 मार्क्स चाहिए, और 15 में से 15 तो भैया 30 मार्क्स हो गए, और बाकी के तो अपने को एफएम से स्कोर करना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इंप्रेशन बनाते चलना है पेपर पे। लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ 10 चीज़ें पढ़ोगे तभी जाके तुम एग्जाम में 5 तो लिख पाओगे। ये पॉइंट अच्छा है। द गुड्स रिमेन इंटरमीडिएट गुड्स जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री में रहता है। एक बार उसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी साहब, एक बार उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, एक बार उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, अब उसको फाइनल गुड्स मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेटा मैं एग्जाम्पल तो पढ़ने भी नहीं वाला। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? ये कितना सिंपल है, मेरे रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट को तो पूरा डायग्रामेटिकली याद होगा, या फिर फास्ट ट्रैक वालों को भी याद होगा। मैराथन में डेफिनेटली पूरा डायग्राम के साथ नहीं करवाता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन। इट इंक्लूड्स एम्बेसी ऑफ आवर कंट्री इन अनदर कंट्री, इन एक्सक्लूड्स एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री इन आवर कंट्री, इट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट, शिप एंड वेसल ऑफ आवर कंट्री and excludes the aircraft, ship and vessel of another country flying in our country। दूसरी कंट्री वाला हमारी कंट्री में आया तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। भैया बहुत सिंपल है। ग्रामर वीक तुम्हारी क्या, मेरी भी वीक है ग्रामर भाई, कोई बात नहीं। अगर मान लो ग्रामर ठीक होता अपन तो इंग्लिश के टीचर नहीं बनते क्या अपन? नहीं भाई, ग्रामर तो वैसे भी टांग टूटी है। अरे मजे की एक बात बताऊं, तुम्हारा जो पेपर चेक करने वाला चार्टर्ड होगा ना, उसका भी ग्रामर की टांग टूटी हुई होगी। जनरल 99% चांसेस है कि उसकी ग्रामर की टांग टूटी होगी, तो उसको तुम्हारे इज, वॉज, द, वुड, कुड, नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। तो भैया मैंने बता दिया, डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री। इट डज नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने वही बताया एम्बेसीज वगैरह के बारे में, एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, बट इंक्लूड्स आवर एम्बेसी लोकेटेड इन अनदर टेरिटरी। इसमें एयरक्राफ्ट, शिफ्ट एंड वेसल, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। तो भैया कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईएमएफ का यहाँ पर एक ब्रांच है, लेट्स से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अपना पी कुछ एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओपन करके रखा है। अब मैं टेक्निकल वर्ड में नहीं जा रहा, आप लोग इंटर वाले गलतियां पकड़ते हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है, वो टैक्सेशन का पार्ट है, पर बेटा अगर वो रहा तो उसको इंडिया का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। आपने एक मूवी देखी बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में दिल्ली के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी रहती है, तो पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है, वो ज्योग्राफिकली इंडिया में है पर पॉलिटिकली इंडिया का नहीं है, उसको एक्सक्लूड करने का। आर द टू टर्म सिटीजन एंड नॉर्मल रेसिडेंट सेम? नो भैया, सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ, भैया पैदा होने पर सिटीजनशिप मिल जाती है या फिर बाय लॉ मिलती है। ठीक है, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है, या फिर अगर मान लो आपको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए तो किसी गोरी मैम से आपको शादी करनी पड़ती है। भैया बहुत मजेदार चीज है ये लॉ के अंदर मस्त लूप होल है। फिर इसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट आता है। नॉर्मल रेसिडेंट मींस अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अवर कंट्री एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन अवर कंट्री। तो भैया कोई बंदा सिटीजन नहीं है तो भी नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है। किस तरीके से? अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है तो। एंड सर इफ स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है तो नहीं, नंबर एज सच कट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर तुम टेक्निकली बहुत ही ज्यादा गलत ब्लंडर लिख रहे हो, एयर होस्टेस को एयर होस्टेज लिख रहे हो, तो भैया वो तो मीनिंग ही चेंज कर देता है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख दो तो भैया वो बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी अदरवाइज, पर सर कुछ चीजें हो जाती है, कुछ ग्रामर ना कुछ और ही इंटरप्रिटेशन मारता है। देखो जैसे आपने अभी स्पेलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी यहाँ पे तो इतना चल जाता है चलता है इतना। लॉयर को लायर लिख दिया तो ये गलतियां मत करना। सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट अलग अलग है भाई। सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मिलती है। इंडिया में पैदा हो जा तो भैया तेरे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन अर कंट्री। सिर्फ इतना हाईलाइट करो, इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। एग्जाम में कितना पढ़ना है वो भी करके दे रहा हूँ बेटा, स्पून फीडिंग पूरा मुंह में डाल के दे रहा हूँ तुमको, अनाज खा लो चबा लो। What do you understand by term normal resident? Sir, normal resident means a person who ordinarily resides in our country and his economic interest also lies in our country. Sir, इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको सिटीजनशिप के साथ कोई लेन देन नहीं है, ऑर्डिनरली अपने देश में रहता है और कमाता खाता भी यहाँ पे है। तो सर टूरिस्ट और टूरिस्ट नहीं अगर घूमने आए इंडिया के अंदर तो ऑर्डिनरली इंडिया में नहीं रहते और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कोई नहीं, उनको कमाना धमाना नहीं है यहाँ पर, तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अवर कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री। हाँ जी, एग्जाम्पल नेक्स्ट लेवल मतलब बच्चे करते हैं बाबा, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स कुछ भी करते हैं,
वहाँ से सीखने को मिलता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अपना टारगेट कितना भैया, अपना टारगेट है 7 बजे तक एटलीस्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा, अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अपन 6-7 लेक्चर में प्रो हो जाएंगे, ठीक है। अब की बार 80 पार, याद रखिएगा। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट और डिस्क्राइब जनरली यूज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट, तो भैया नेशनल इनकम क्यों यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा अंदर डेप्थ में एक्सप्लेनेशन में मत जाना। अब स्टूडेंट मुझसे पूछता है सर से पॉइंटर्स लिख दिए तो मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियसली नहीं। आपको एटलीस्ट एक लाइन लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेशनल इनकम की यूजफुलनेस पढ़ते हैं। नेशनल इनकम डेटा इज यूजफुल टू गिव आइडिया अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंडेक्स ऑफ ग्रोथ। तो नेशनल इनकम यानी आप जीडीपी समझिए, जीडीपी की हेल्प से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में कितना चल रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है ये पता चलती है। तो भैया आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेशनल इनकम डेटा इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मीन्स क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। भाई जिसका प्रोडक्शन हो रहा है मतलब उसकी डिमांड होगी ना, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी पता चलता है कि मेरी कंट्री में लोग कौन से गुड्स मांग रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट, ये डेटा बहुत कॉस्टली नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटी बनने को आ रही है, हर कोई इसको कंज्यूम करता है डेली। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पता चलता है। थर्ड, इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स अपॉन डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर मेरे देश की जनता गरीब है तो मेरे को नेशनल इनकम डेटा से पता चल जाएगा। भैया इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, सारे मेथड से मुझे पता चल जाएगा कि भैया ऑपरेटिंग सरप्लस वाला पार्ट सिर्फ बिजनेसमैन ही कमा रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस वाला ही कमा रहा है, मिक्स्ड इनकम वाला और लेबर क्लास नहीं कमा रही है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी वेलफेयर एक्टिविटी भी सबके सामने प्रपोज करूंगा। सो आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर बेटा। 3 पॉइंट अपन ने याद कर लिए। इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हो गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, डिमांड कैसी सप्लाई कैसी, ये बताया जाता है। इकोनॉमिक वेलफेयर करना या नहीं करना, तेरे देश की जनता की मदद करनी या नहीं करनी, ये भी डिपेंड करता है नेशनल इनकम डेटा पे। नेशनल इनकम डेटा कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये भी बताता है। द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम शोज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, इतना ही अंडरलाइन करो, शोज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट, नेशनल इनकम के डेटा की हेल्प से जब अपन मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है आपको दोनों पॉलिसीज पता है, मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी को बनाते हैं तो अपन इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट कर पाते हैं। यानी नेशनल इनकम डेटा की हेल्प से अपने को वेलफेयर मेजर लेने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी लेते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी लेते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी लेते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी बना लेते हैं। तो ये भी नेशनल इनकम डेटा की हेल्प से ही पता चलता है। इट थ्रोज लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी। इसका मतलब है लोगों के पास कितनी इनकम है ये भी पता चलता है और इनइक्वालिटी क्या वो भी पता चलता है। एक्चुअली नहीं पता चलता है पर इन्होंने बोला चलता है मतलब चलता है, भाई ने बोला चलता है मतलब चलता है। फिर इसके बाद भैया इंटरनेशनल कंपैरिजन, सबसे बड़ी बात कि भैया यूएस के कंपैरिजन में अपन पीछे क्यों हैं, चाइना के कंपैरिजन में अपन पीछे क्यों है, पाकिस्तान तो इंच फुट में भी अपन क्यों नहीं नापते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन की हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट, अभी आपने कोरोना टाइम पे सुना होगा कि यूएस ने बोल दिया था मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं करने वाला, तो इससे ये भी पता चलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला था। क्यों सर, क्योंकि जिसका जीडीपी स्ट्रांग रहता है, जिसका नेशनल इनकम स्ट्रांग रहता है, वो इंटरनेशनल बॉडी में भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करता है। तो ये न्यूज़ बहुत हाईलाइट में थी। अब पाकिस्तान बोलता भैया मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, लोग बोलते भिखारी तू तो भीख मांग रहा है, हमसे ही भीख मांग रहा है, हमको क्या देने की बात कर रहा है। तो भैया फर्क नहीं पड़ता, न्यूज़ में नहीं आती वो चीज़, पर यूएस ने मना कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए एक बार ये सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिए। अब 8 में से कोई भी 6 पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पता चलता है। फिर जो आपकी वेलफेयर एक्टिविटी है टू अ कंसिडरेबल डिग्री डिपेंड करता है नेशनल इनकम डेटा के ऊपर। इसके बाद आपकी इनकम और पॉसिबल इनइक्वालिटीज के बारे में पता चलता है। कंबाइन करते हैं अपन मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, इनके डेटा से इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है और इंटरनेशनल बॉडी को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है ये भी नेशनल इनकम डेटा से आपको पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार्ट में आपको सेम पॉइंट मिलेंगे, एक बार आपको बस ये रीड करना है तो क्या होगा, अंदर कंटेंट क्या लिखना है ये समझ में आएगा। कोई भी 6 पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। हाँ बराबर अंकित, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, माफ़ करना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, प्रोसिक्यूटर का वो हो जाता है। कुछ भी लिखते भाई बच्चे।
अब मैं 11th-12th भी ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी अगर एक बार पढ़ ली ना तो मैं तो चकरा ही जाऊँगा। 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जब मैं इंटर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता, फाउंडेशन तो भैया एक ब्रिज करता है, वो बीच का पार्ट है। इंटर के स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है अरे पोल सा पार्ट है, 2 साल पहले तुम भी ऐसे बावले ही थे, बिल्कुल बावले ही थे। वो बावले मतलब वो नादान है, 2 साल पहले तुम भी बड़े नादान थे। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर पेमेंट? भैया ये क्रीम क्वेश्चन है, ये तो प्रैक्टिकल में भी डाल देते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड में भी डाल देते हैं, थ्योरेटिकल में भी डाल देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफर पेमेंट मीन्स द यूनिलैटरल पेमेंट, एक तरफा। सर एक तरफा वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझता होगा, जिंदगी में महसूस किया होगा आपने। ट्रांसफर पेमेंट मीन्स द यूनिलैटरल पेमेंट फॉर विच नो करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन इन करंट ईयर। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल पेमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि जिस साल पेमेंट मिलता है उस साल आपने सर्विस नहीं दी है। तो ये वर्ड मिस कर गए ना, कौन सा वाला सर? इन करंट ईयर, गया आंसर गया। So transfer payment means the unilateral payment for which no corresponding यानी productive services are given in current year। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडलेस टू से एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। सर द रेसिपेंट ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू करंट प्रोडक्शन इन द करंट ईयर। सर नहीं, देखो ना, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आप बेरोजगार है, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। भैया लोग बेरोजगारी में कुछ नहीं प्रोड्यूस करते, बस बच्चे प्रोड्यूस करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, पर वो वाला प्रोडक्शन नेशनल इनकम में नहीं आता। गुड्स एंड सर्विसेज में जो आपने बच्चे प्रोड्यूस किए हैं वो नहीं आते, मैं पहले ही बता दूं। तो तुम बोलोगे कि मैं खाली बैठ के देश को कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जीडीपी बढ़ा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कॉलरशिप, गिफ्ट, पेंशन, हाँ जी, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। बहुत सिंपल था, एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा। और बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है, कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ जी, चलिए अगला देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी। वैसे तो ये सीए फाउंडेशन डीसीके के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा है, यहाँ पर इन्होंने ऊपर ऊपर से ही दे दिया है। आई एम just 1 second guys। ये आपके पास बुक थी तो आपको तकलीफ नहीं गई, पर वो स्क्रीन एडजस्ट कर दूं मैं एक बार। उल्टा जीडीपी कम हो रही है ऐसे ऐसे प्रोडक्शन से। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच कैन फेच द प्राइस इन द मार्केट, यानी कि जो मार्केट में प्राइस कमाने योग्य है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच कैन नॉट फेच द प्राइस इन टू द मार्केट, ठीक है। जनरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहती है? जो इमोशन, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, इनसे डिराइव रहती है। और भैया एग्जाम्पल तो कोट कर सकते हैं। भैया भावुक कर देना, अगर मान लो किसी उमर दर्राज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तुम्हारा पेपर चेक करने आया तो उसके लिए लिख देना द सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, द सर्विस ऑफ मदर टू देयर बिलवेड सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। भैया खुश हो जाएगा, भावुक एकदम मार्क्स दे देगा, बोले अरे माँ से प्यार करता है ये सर, दे देगा मार्क्स, 2-4 एक्स्ट्रा ही दे देगा। Okay, economic activity are distinguished from non-economic activity, include all human activity which create goods and services that can be valued at market price। साहब इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में प्राइस फेच कर सकती है, मार्केट में बिकने योग्य है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट। भैया मार्केट में आप इसको बेच नहीं सकते। सर माँ के प्यार को बेच सकते हो क्या आप? नहीं सर। So they do not command any price in the market। For example, हाबी वाबी लिख देना बेटा आपकी, हाबी गिटार बजा रहा हूँ सर, मैं सड़क पे बेरोजगारी से घूम रहा हूँ, लिख देना ये सारी चीज़ें। सर्विस ऑफ फैमिली मेंबर्स, ओह मेंबर्स की सर्विस, तुम देखो क्या कंट्रीब्यूट करते, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हें जो मिल रहा है सब ट्रांसफर पेमेंट में ही जाता है। माँ बाप बोलते हैं कुछ सर्विस तो दे नहीं रहा, हेडेक देता है। फॉरबियरेंस मिलता है सर हमको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये समझ में आया भैया, बहुत सिंपल है। मार्केट में बिकने योग्य विच कैन फेच द प्राइस इन द मार्केट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन नॉट फेच द प्राइस इन द मार्केट। जो मार्केट में बिकने योग्य नहीं है सर, वो चला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, एक पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेनेशन, अगले पैराग्राफ में मस्त आंसर, एक मस्त सा एग्जाम्पल कोट करना। और ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 में ही कोट कर सकते हो, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर थोड़ा बहुत कोट कर सकते हो, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बिल्कुल कोट नहीं कर सकते मॉनेटरी पॉलिसी में, और इंटरनेशनल ट्रेड में करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम वहां के टर्म से ही फेमिलियर नहीं हो इतने ज्यादा। माई हॉबी इज गार्डनिंग बट आई डोंट क्या बात है, तो ये हॉबी लगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, नेशन वांट्स नो। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द रेलेवेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत सिंपल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। सर्कुलर फ्लो आगे पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो, तब बताता हूँ, पहले इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछ लिया है। तो भैया सर्कुलर फ्लो की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, सर्कुलर फ्लो की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे एक साथ देख सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंस क्या भैया, सबसे पहले आप ओवरऑल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है वो देख सकते हैं। दूसरा, आप ये चेक कर सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, 2 पॉइंट हो गया। पहला वाला ओवरऑल व्यू कैसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर सर्कुलर फ्लो की हेल्प से ना आप इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हो, लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आई है या नहीं ये पता करा जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। बेटा 4 पॉइंट तो अपन ने बोल दिए, 5 बोले इन्होंने, एक पॉइंट देख लेते हैं कौन सा है। इट बिकम इजी टू व्यू द एंटायर सिस्टम, अंडरलाइन करना, व्यू एंटायर सिस्टम। सर पूरी की पूरी इकोनॉमी को आप मैक्रो लेवल पे गिद्ध की नजर से, बाज की नजर से, सर विजिलेंट नजरों से देख सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पिन पॉइंट्स द कंडीशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, यही बोला था मैंने आपको, इक्विलिब्रियम बताता है सेट, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स आइडिया एज हाउ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंटरेक्ट, सर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड वगैरह एक दूसरे को क्या सर्विस देता है। इट शोज हाउ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। तो भैया ये पॉइंट आ गया और ये भी पॉइंट आ गया। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ इनकम, वी कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेस। तो ये वाला मैंने लास्ट वाला पॉइंट इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे ही आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन पता चल जाएगी, वैसे तो आपको आती होगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन, तो एक पॉइंट आप ऊपर और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स में, आपको पहले ही कह रहा हूं बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं बेटा, ऑटोमेटिकली आंसर्स आते जाएंगे, क्योंकि आप आजू बाजू की कोई कहानी बना नहीं सकते इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज, ये लाइन तो तुम लिखते ही हो, इट इज डिफाइंड एज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ PIE, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। बन जाएगा, सिर्फ ये वर्ड याद रखना, पाए वर्ड याद रखना बेटा, और कोई पाए वर्ड नहीं याद रखना, आपको ये वाला पाए याद रखना है, ठीक है। आपके माइंड में और भी बहुत सारे पाए आते हैं, बिल्कुल उसको दूर रखिए अपनी नजरों से। हाँ जी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो भैया प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन होता है सर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, और इस फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से प्रोडक्शन होता है। इनकम जनरेशन में क्या होता है, इन रिटर्न ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज फर्म मेक फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड क्या बचता है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट पे करते हैं। तो भैया ये हो गया इनकम जनरेशन। नाउ दिस इनकम इज एक्सपेंडेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड फेज हो गया। तो भैया 3 फेजेस आ गए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हर सेक्टर क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो भैया चेक करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम जनरेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। फाउंडेशन वाला हूँ सर, देखने आया हूँ आपको। हाँ अमरेश, कैसन हुआ, सब बढ़िया, ठीक है बच्चों। आपको
मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है और आपने एक बार मेरा मैराथन किया है। मैं मानता हूँ हर चैप्टर में लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको एक बार रेफर करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पढ़ा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट सेपरेटली रिकॉर्ड होता है, इसलिए फिक्स एसेट को इंटरमीडिएट में नहीं लेना। बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? कंटिन्यूस सर्कुलेशन आज रात को आ जाना चाहिए किसी भी हालत में। ऑलरेडी मैं पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक करेंगे अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्ट्स में दिखेगा। प्लेलिस्ट नंबर 2 के अंदर है आपके लिए, वहाँ पे देख सकते हो सेम वीडियो बस मर्ज हो रहा है। और स्टार्टिंग में अपनी तारीफ लिखता हूँ मैं थोड़ी सी कि भैया मैंने क्या किया, क्या पढ़ाया, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। ये है हाउस होल्ड सेक्टर और ये रहा फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बदले मिलता है इसको फैक्टर पेमेंट। तो भैया ये जो फैक्टर पेमेंट है ये रुपए में है, मतलब रुपीस में, और सर ये तो गुड्स एंड सर्विसेज है। अब ये कि इसके पास पैसा है तो ये क्या करता है, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विस। अब ये क्या करता है, इसको करता है एक्सपेंड, यानी खर्चा करता है, और उसके बदले इसको मिलता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया द फ्लो ऑफ फैक्ट, ध्यान से सुनना बेटा, ये याद है तो बहुत सिंपल है। द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इज योर रियल फ्लो। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज ऑल्सो रियल फ्लो। The flow of factor payment from firm to household is money flow, also called as nominal flow. The flow of expenditure from household to the firm is also nominal flow. Nominal flow या फिर money flow बोलो इसको, बहुत सिंपल है भैया। This both the flows are in opposite direction. They are equal and are in opposite direction. तो भैया real flow में क्या आता है, real flow means the flow of real goods and services, factor services or the goods either from firm to household or from household to the firm. यहाँ पे एक्चुअल रियल गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। मनी फ्लो में क्या होगा भैया, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो, और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। कितना चिल्लर है सर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। प्लेलिस्ट 2 मैंने सेपरेटली आपके लिए बनाई है दोस्तों, पार्ट्स में है, आप आराम से पार्ट्स में देखिए, बस उनको मर्ज ही करा है और कुछ नहीं किया, सेपरेट कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं 50 बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए इजी है, अरे इजी है, अच्छा पढ़ाया है आपको, मस्त समझ में आएगा, इट्स वेरी इजी। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड इन सर्कुलर फ्लो? अरे बहुत सिंपल है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, ध्यान से सुनना। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड, यहीं से देख के बताओ ना सर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, दे रिसीव फैक्टर इनकम, ठीक है, फैक्टर पेमेंट रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सर उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अगर 3 सेक्टर मॉडल रहा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस देंगे, 4 सेक्टर मॉडल रहा तो भैया सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सर बहुत सिंपल फंक्शन है सर, कितना इजी है यार सर, कितना ऑसम है यार सर। ये मेरे को एक बात बताओ, सर्कुलर फ्लो जो सिखाया मैंने आपको 4 सेक्टर से, सारे क्वेश्चन तो करवा देता हूं उसी से, पढ़िए। Household provide factor services to the firm. In return of the factor services, they receive factor payment. Factor income received is spent on consumption of goods and services. अपन ने तो 2 कदम आगे और बता दिया कि गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इनका क्या रिश्ता है। कितना इजी है, मनी फ्लो में पैसा आता जाता है, वेरी गुड, मनी फ्लो में पैसा आता जाता है, लिखा है वहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी। रियल फ्लो में भी पैसे जाते हैं इन द वे ऑफ फैक्टर सर्विसेज। नहीं 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 नहीं, वैसे पैसा नहीं जाता। अगर देख मैं तेरे साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं तुझे लेट से कोई गुड्स दे रहा हूं, उसके बदले तू मुझे पैसे दे रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर एक रियल फ्लो हुआ है और एक मनी फ्लो हुआ है। बोथ दिस फ्लो आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल। तो एक ट्रांजैक्शन में एक मनी फ्लो और एक रियल फ्लो होते ही होते हैं, बोथ ऑफ दिस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। गुड्स दिया, उसके बदले पैसा मिला। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? अरे क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट, तुम ही बताओ। सर वो टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड से, वो टैक्सेस कलेक्ट करती है फर्म से, वो ट्रांसफर पेमेंट करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है, वो ट्रांसफर पेमेंट करती है फर्म को, कई बार वो सब्सिडीज भी देती है दोनों को, ठीक है, सब्सिडीज भी देती है दोनों को।
उसके अलावा क्या करती है, उसके अलावा ये एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, लेट्स से बीएसएनएल, ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, ये फर्म की तरह कुछ एंटरप्रेन्योर फंक्शन परफॉर्म करे तो आज से वो गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी अपने लिए, वो फर्म में क्लासिफाई हो जाएगी। तो मेरी बात सुनना, अगर 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भी है, लाइक इंडियन रेलवे इज नॉट अ गवर्नमेंट एनीमोर फॉर अस, इट इज अ फर्म फॉर अस। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा, ये लोग ना कई बार फैक्टर सर्विसेज लेते भी है, गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज लेती है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देख लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, ये सारी चीजें देखिए, सर्विसेज लेते हैं, इसके बदले पेमेंट भी करते हैं, फैक्टर पेमेंट भी करते हैं। बात समझ में? वो नॉन प्रॉफिट है, वो नॉन डिपार्टमेंटल है। मंदिर भी बनाती है, हाँ जी, मंदिर भी बनाती है। चलिए पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड एंड बिजनेस, इसके अलावा आता क्या है इन्हें? इफेक्टिव ट्रांसफर पेमेंट, ये पॉइंट नंबर 4 में मंदिर भी, मंदिर वाला पॉइंट मत लिख देना। ट्रांसफर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को, सब्सिडी देती है बिजनेस सेक्टर को, परचेज करती है सर गुड्स एंड सर्विसेज, रोड डैम ब्रिज बनाने अपने को सब, उसके लिए परचेसेस भी करते हैं। हाँ वो बात अलग है, पेमेंट नहीं देती है, कई बार परचेज तो कर लेती है, पेमेंट नहीं देती है। बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द डेफिसिट अकर व्हेन टैक्सेस फॉल शॉर्ट ऑफ, ये चैप्टर नंबर 2 में नहीं 3 में से लेकर आए हैं, 2 में से लेकर आए हैं। बजट डेफिसिट, डेफिसिट बजट के टाइम पे क्या करते हैं सर? बोरो करते हैं, ट्रेजरी बिल के बारे में बता रहे हैं। तो भैया जैसे मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर होता है ना, नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस का क्रॉसओवर मारा इन्होंने। बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करते हैं, आरबीआई से भी बोरो करते हैं, WMA नाम से, वेज एंड मीन्स एडवांसेस से सीखेंगे अपन जब भी ये डेफिसिट बजट प्रेजेंट करती हैं। ऐसे तो बहुत काम करती है, मंदिर भी बनाती है, जैसे किसी ने सही बोला। सर 4 सेक्टर मॉडल एक बार बताओ ना, आएगा ना 4 सेक्टर मॉडल, बताता ना। व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज? बेटा लीकेज क्या होता है? लीकेज क्या होता है सर? लीकेज मींस विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर सर्कुलर फ्लो चल रहा है, सर सर्कुलर फ्लो चल रहा है, आपने इसमें से मनी विड्रॉ कर दिया, दिस इज लीकेज। एंड सर इंजेक्शन क्या होता है? पुटिंग बैक द मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। सर लीकेज विड्रॉवल ऑफ मनी, इंजेक्शन पुटिंग द मनी बैक। लीकेज से सर्कुलर फ्लो छोटा होता है, इंजेक्शन से सर्कुलर फ्लो बड़ा होता है। व्हेन लीकेज एंड इंजेक्शन आर सेम, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। सब कितना सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज? लीकेज मींस विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। हमारी क्लास में, फेस टू फेस क्लास में एक बार हमने जिक्र किया था, हमने मतलब मैंने, लीकेज क्या होता है। तो एक लड़का आया भैया, वो सीधा आया और बोलता है लीकेज से बचाए, अच्छी नींद नहीं आए, मैमी पोको पैंट्स। तो भैया उसके दिमाग में लीकेज सुन के वो चल रहा था, मैमी पोको पैंट्स चल रहा था। और मेरी क्लास में जब भी ब्रेक देता हूँ मैं लोगों को म्यूजिक लगाने के लिए दे देता हूँ वीडियो, तो ये लोगों का मैमी पोको पैंट्स के ऊपर चल रहा था डिस्कशन। क्या भाई क्या लोग हैं, ठीक है। ओके, मेंशन द लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अपने को पता है लीकेज कौन सा है 2 सेक्टर के अंदर, सर ये जो सेविंग्स है ये लीकेज है, और इंजेक्शन क्या है सर? इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर के अंदर टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, यानी सेविंग और टैक्सेस, ये लीकेज है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इंजेक्शन। और 4 सेक्टर में कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपोर्ट से इंजेक्शन आता है, इंपोर्ट से लीकेज होता है। कैसे सर? एक्सपोर्ट से पैसा आता है अपने पास और इंपोर्ट से पैसा जाता है। तो भैया 4 सेक्टर में कौन कौन सा आता है? एस, सेविंग इज अ लीकेज, टैक्सेशन इज अ लीकेज, इंपोर्ट इज अ लीकेज। एस प्लस आई प्लस टी, सिट, लीकेज है, SIT लीकेज है। एक मिनट, मैंने कुछ और बोल दिया। सेविंग, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट इज डिनोटेड बाय एम, आई एम सॉरी, STM, ये लीकेज है। और इंजेक्शन कौन कौन से हैं? 2 सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन की तरह एक्ट करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 3 सेक्टर के अंदर, और एक्सपोर्ट। तो इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है? जब ये इक्वल है। तो भैया 4 सेक्टर में ये तीनों रहेंगे, और अगर 3 सेक्टर रहा तो ये 2 रहेंगे, और 2 सेक्टर रहा तो ये रहेंगे, और विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। बैक बेंचर्स थे वो, यस। पढ़ लीजिए बेटा, कुछ नहीं याद रखना। अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो सिर्फ 4 सेक्टर को पढ़ो ध्यान से, सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट, और इंजेक्शन कौन सा है ये याद रखो।
अब 2 सेक्टर रहा तो भैया ये दो चीजें कट कर, 3 सेक्टर रहा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कट कर देना। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी मतलब जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन रहता है, ठीक है। व्हेन एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैज अ ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैव इकोनॉमिक रिलेशनशिप। सर रिश्ता है लेकिन इकोनॉमिक रिश्ता है, उसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं सर? जिसका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है सर, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं सर, हम ओपन नहीं, हम क्लोज्ड इकोनॉमी हैं। डिफाइंड नेट एक्सपोर्ट, कितना इजी है सर। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कई बार नेट इंपोर्ट भी बोला जाता है, तो वो होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो जब अपन कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी टेरिटरी क्रॉस करके वहां पे पहुंचाते हैं, तो अपने पास पैसा आता है, इससे सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। और इंपोर्ट में क्या होता है? हम गुड्स एंड सर्विसेज तो लेते हैं लेकिन पैसा बाहर जाता है, तो इंपोर्ट से सर्कुलर फ्लो गिरता है, एक्सपोर्ट से सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। पढ़ते हैं इसको। Foreign sector contribute to the aggregate expenditure derived by subtracting import from export, that is X minus M. Export are expenditure by foreigners on the domestically produced goods and services, while import are the expenditure. सेम मैंने चीज बोली, मैंने अच्छी लैंग्वेज में बोला, इनसे तो बेटर ही बोला है मैंने कि भैया एक्सपोर्ट में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होकर बाहर जाते हैं और पैसा आता है, और इंपोर्ट में बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आते हैं और पैसा उनके पास जाता है। कितना ईजी है, मैंने आपको बोला था। NFIA आएगा, NFIA तो अलग है, अलग से बताएंगे वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। चलिए पढ़ते हैं। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया था एग्जाम में। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन 2, 3 एंड 4 मॉडल। मैं तुमसे ही डिराइव करवा लेता हूं। 2, 3 एंड 4 सेक्टर के अंदर अपने को डिराइव करना है खर्चे। अगर मैं बात करूं 2 सेक्टर में, तो भैया 2 सेक्टर में कौन कौन खर्चा करता है? 2 सेक्टर में कौन कौन खर्चा करता है, आप ही बताइए सर। 2 सेक्टर में सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, सी। फिर सर एक अगर मैं बात करूं हाउस होल्ड सेक्टर की, हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा खर्चा करता है? सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा करता है। सर अगर मैं बात करूं फर्म की, फर्म कौन सा खर्चा करता है? सर फर्म करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट कौन सा करती है? जी। तो भैया ये 3 खर्चे हैं आपके, सी प्लस आई प्लस जी। पढ़िए एक मिनट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस एम ऐड करना है। मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया था। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, सी प्लस आई प्लस जी, ये 3 खर्चे की बात कर रहे हैं, सी आई जी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज। इसके अंदर मैंने आपको एक्स माइनस एम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है ये बताया। तो 2 सेक्टर में कौन कौन सा खर्चा है? सी प्लस आई। 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी। और 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये याद रखिएगा। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाद में बताऊंगा। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, देखो ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर एंड वी आर डूइंग रियली ग्रेट। मतलब देखिए हमारा टारगेट तो 30 क्वेश्चन का था, 2 लेक्चर में लगभग 60 क्वेश्चन करने का था। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल ये आपके लिए? मेरे ख्याल से 200 के करीब क्वेश्चन होंगे। रोज 30 हुआ तो 6-7 दिन में हो जाएगा। लेकिन देखिए हमने 1 घंटे में काफ़ी कवर अप कर लिया है। तो मैं वैसे ही कहता हूँ, अगर आपने मैराथन भी नहीं देखा है तो प्लीज़ डायरेक्टली इस पर जंप ना करिएगा। आइए, बहुत खतरनाक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। बेटा मैं ये रीड नहीं करने वाला, मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूं, तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। 2 भी बता दूंगा डायग्राम के साथ। सर मैं 3 भी बता दूंगा, 2 विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 2 विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। 4 क्वेश्चन बैक टू बैक चिपक के मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ डायग्राम याद रखना है तुम्हें। मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी पे सिर्फ डायग्राम याद रखो, सारी चीजें आ जाएगी। सर बहुत सिंपल है, आइए मेरे साथ। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको शुरुआत कैसे करनी है? ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। आपको सबसे पहले बताना है, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी देयर आर 2 सेक्टर्स। अब ये 2 सेक्टर में 2 ही सेक्टर होंगे। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर को बताना, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड, अब लिखना चालू। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड, कहां गया? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। इन रिटर्न ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज दे रिसीव फैक्टर पेमेंट। ठीक है, household sector provide factor service. In return of factor service they receive factor income. They expend the income to buy goods and services. हो गया सर, सिंपल सा रूल बता दिया इनका। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्म क्या करता है? उसके लिए फैक्टर पेमेंट पे करता है।
फर्म गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है, जो इसने प्रोड्यूस कर, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है। आधा पेज भर जाएगा, आधा नहीं तो कम से कम 5-6 लाइन भर जाएगी। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है और आपका ये फैक्टर इनपुट है, ये है रियल फ्लो और ऊपर वाले हैं मनी फ्लो। बोथ दिस फ्लोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई लीकेज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, तो इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, सर्कुलर फ्लो इस्टेब्लिश्ड। इनके रोल्स बताने हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पे लिखा है नो लीकेज और नो इंजेक्शन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मनी फ्लो इज इक्वल्स टू रियल फ्लो, ये भी है। देयर आर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। नो सेविंग इज मेड, देखो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि कोई सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी इनकम आती है सारी की सारी खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, ठीक है। इन 2 सेक्टर मॉडल विदाउट इन्वेस्टमेंट इट इज अज्यूम दैट द ऑल इनकम अर्न इज स्पेंट, ठीक है, जितनी इनकम आई सारी की सारी खर्च कर दी, कोई सेविंग्स की बात नहीं। उन्होंने बोल के रखा है सेविंग्स का कोई लेन देन नहीं है अपने को। नेट इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट, यस, तो भैया यहाँ पे अपने को कोई बात नहीं है, कोई अपन कोई सेविंग वगैरह की बात नहीं करने वाले। फिर मैंने आपको बताया रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो होने वाला है। यहाँ पे जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, जितना मनी फ्लो है उतना ही रियल फ्लो है, ठीक है, ये हो गया सर। अब यहाँ पर अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो क्या हो जाता है, सेम कहानी लिखनी है बेटा, सेम राम कहानी लिखनी है आपको, बस 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। कौन से 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होंगे वो आपको देखना है। कौन सा सर, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जाते हैं। यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर ना सेविंग करेगा, दिस सेविंग एक्ट एज अ लीकेज। और कहां पे सेविंग करेगा सर, वो घर पे आटे के डब्बे में नहीं सेव करेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, सेव करेगा सॉरी। और फाइनेंशियल मार्केट में से ये पैसा जाएगा फर्म के पास और होगा इन्वेस्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्ट एज अ इंजेक्शन, आपको ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बोलना है। लेकिन इसमें खास एक बात का ध्यान रखना है, सेविंग्स जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ फर्म कर सकता है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और ये सेविंग नहीं कर सकता, ये बात का ध्यान रखना है आपको। सो हाउस होल्ड सेक्टर ही सेविंग कर सकता है, ये अजम्पशन है इसके, और इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर ही कर सकता है। अपने रोल ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी कहानी सेम। फिर तुम्हें बताना है सेविंग एक्ट्स एज अ लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो एंड इंजेक्शन एक्ट्स एज अ इन्वेस्टमेंट एक्ट्स एज अ इंजेक्शन। अब ध्यान से देखना, if saving is equals to investment, that is leakage is equals to injection, circular flow equilibrium में। if saving is more, that is leakage is more, investment that is injection is less, circular flow will reduce। if saving is less and investment is more, circular flow will increase। I hope it is clear। bank saving please provide it so। डाल दिए बेटा, अभी जाके देखिए वो जो बुक है ना, पूरी रेगुलर क्लास की बुक भी दे दी, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक भी दे दिया आपको, जाके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक लेटर हाफ से स्टार्ट होगा। तो आई होप इट इज क्लियर बेटा, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वी हैव स्टडीड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंजेक्शन, लीकेज, सर मनी फ्लो, रियल फ्लो, सर्कुलर फ्लो, सब पढ़ लिया अपन ने। तो अब अपने को बस इसको मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये चैप्टर 15 मार्क्स का है, जिसमें से 7 से 8 मार्क्स का तो आपको हाई लेवल, हाई चांसेस हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जाए, तो वो भी करना। और मैंने जो पढ़ाया वही करना बेटा, उसके बाहर आने का स्कोप नहीं है। मेरा काटने वाला काम नहीं है लोगों को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे। आइए सर पढ़ते हैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में। तो भैया 2 सेक्टर तो पढ़ लिया, 2 सेक्टर विद सेविंग पढ़ लिया एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, सेम। अब इसके आगे थोड़ा एक्सटेंशन मारते हैं। क्या एक्सटेंशन मारते हैं सर? 3 सेक्टर में क्या होने वाला है, डायग्राम यूज करते हैं, सारी चीजें सेम है, अभी नीचे का पार्ट भूल जाओ तुम, ठीक है। 3 सेक्टर में क्या होने वाला है, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, गवर्नमेंट के रोल डिफाइन करोगे, हम उसको टैक्सेस पे करते हैं, दिस टैक्सेस एक्ट्स एज अ लीकेज, ये बताना। फिर सर वो हमको ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडीज देते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इंजेक्शन की तरह एक्ट करती है। फिर आपको बताना है सर्कुलर फ्लो इस्टेब्लिश हो जाएगा व्हेन सेविंग। भैया 3 सेक्टर में लीकेज कौन कौन से है, सेविंग प्लस टैक्सेस, ये लीकेज है। और इंजेक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। व्हेन S प्लस T इज इक्वल्स टू I प्लस G, सर्कुलर फ्लो इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर S प्लस T दैट इज लीकेज इज ग्रेटर देन I प्लस G, सर्कुलर फ्लो रेड्यूस होता है। व्हेन S प्लस
टी इज लेस देन आई प्लस जी, सर्कुलर फ्लो बढ़ता है, ठीक है। और इस इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्ट नहीं करती। आइए फोर्थ सेक्टर भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। फोर्थ सेक्टर के साथ क्या लेन देन है? हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज इनको देता है, देते हैं अपन फॉरेनर्स को सर्विसेज देते हैं, जिस तरीके से अपन इंडियन फर्म को सर्विसेज देते हैं, फॉरेन फर्म्स को भी सर्विसेज देते हैं। तो भैया ये फर्म, हम इसको सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले हमको इनवर्ड रेमिटेंस मिलता है, फॉरेन रेमिटेंस मिलता है, इससे हमारा सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। ये इंजेक्शन की तरह एक्ट करता है। उसी तरीके से फर्म भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट एक्ट्स एज अ लीकेज, सॉरी, एक्सपोर्ट एक्ट एज अ इंजेक्शन एंड इंपोर्ट एक्ट्स एज अ लीकेज। तो ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है और बोलना है कि भैया ये ओपन इकोनॉमी है। फिर फाइनल एक इक्वेशन लिखनी है, व्हेन एस प्लस टी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिखते हैं, एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स, सर्कुलर फ्लो स्टैब्लिश हो गया। ये सारे के सारे लीकेज है, सारे के सारे इंजेक्शन है। अगर कहानी ऐसी हो गई, सर्कुलर फ्लो विल रिड्यूस। अगर कहानी ऐसी हो गई तो सर्कुलर फ्लो विल इंक्रीज, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू जीतू, ठीक है, यहीं पे पढ़िए, यहीं पे खत्म करिए। मैं जानता हूँ फोबिया बैठ जाता है बच्चे को जब तक टीचर आके बताता नहीं है कि सब्जेक्ट ईजी है। और जितना अपना प्रैक्टिकल स्ट्रांग है उतना अपना थियरी भी स्ट्रांग है। कॉस्ट एफएम पढ़ाता ही हूँ, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स। अभी तो 9, 10, 11, 12 फाउंडेशन, इंटर, हर लेवल पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो भैया अपना थियोरटिकल पार्ट के अंदर इकोनॉमिक्स अपन ने पूरा होल्ड रखा है। मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड से लेकर इंटर तक जो जो चीज़ें सुनी है, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैं सब इंटरलिंकेज टॉपिक का मेरा बहुत स्ट्रांग है। ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी एक बार बता दो। ओपन इकोनॉमी वो मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ओपन है ट्रांजेक्शन के, लिबरलाइजेशन। और क्लोज इकोनॉमी वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्ट नहीं करती। ठीक है जी, पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिख रखा है। मैंने हाउस होल्ड सेक्टर के रोल बताए, अपन ने इंडिपेंडेंटली डिस्कस किया है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल बताया, टैक्सेस कलेक्ट करती है, ट्रांसफर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती है, सेम ऊपर से आ रहे हैं आंसर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है सर? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फर्म को भी, गवर्नमेंट को भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रांजेक्ट करती है। फैक्टर इनकम रिसीव करती है सबसे, ठीक है। सेविंग्स भी करते हैं ये लोग, ट्रांसफर पेमेंट भी मिलता है इन लोगों को। फर्म के बारे में बताया आपको, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके बताया था मैंने। और फोर्थ सेक्टर में ये रहा इक्विलिब्रियम। काय को सिर्फ इतना याद रखना है आपने, ये डायग्राम बना दिया ना, नहीं कट कर सकता आपके कोई मार्क्स, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता, कुछ भी हो जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सही लिखा है तो। मुझे पता चला गलत लिख रहे हो, बोल रहे सर ने कॉन्फिडेंस दिलाया। थ्री सेक्टर में कुछ नहीं होता, टू सेक्टर तेरे को समझ में आया? टू सेक्टर समझ में आया? और आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये जो क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है ये ओपन ही रहने वाला है जिंदगी भर के लिए। जो मेरा रेगुलर है, फास्ट ट्रैक है, सबके लिए ओपन ही रहने वाला है। आपकी जिम्मेदारी है इस चीज़ को फैलाएं, क्योंकि मेरिट गुड्स मार्केट में कम होते हैं। आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, मेरिट गुड्स की स्केर्सिटी है मार्केट में, डीमेरिट गुड्स ज़्यादा है, इसलिए आपको मेरा मेरिट गुड प्रोवाइड करना है। सर टू सेक्टर और थ्री सेक्टर में डिफरेंस क्या है? थ्री सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट आ जाती है, तो गवर्नमेंट इन लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, सब्सिडीज भी देती है और एक्सपेंडिचर भी करती है। बस सिंपल यही है सर उनका रोल। बड़े आगे। अब टू सेक्टर और थ्री सेक्टर के बीच का डिफरेंस देख लो, उन्होंने बता ही दिया। थ्री सेक्टर में कौन कौन रहते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्स माइनस एम आ जाता है। इक्वेशन क्या है? सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है NFI, आप लोगों को सबको पता होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम अक्रूव्ड माइनस, सॉरी, इनकम रिसीव्ड माइनस इनकम अक्रूव्ड। इनकम जितना हमने रिसीव करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से माइनस इनकम जितना पे की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, इनकम फैक्टर इनकम छोड़ दो, इनकम वर्ड याद रखो। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट मतलब कुछ प्लस हुआ है कुछ माइनस हुआ है, तो फॉरेन से मिलने वाली इनकम माइनस फॉरेन को पे करने वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्वियसली थ्री सेक्टर अगर क्लोज्ड इकोनॉमी, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कोई NFIA नहीं आएगा और यहाँ पर NFIA आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या एडिशन है? गवर्नमेंट सेक्टर, टू सेक्टर में गवर्नमेंट को ऐड किया, यहाँ पे गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को ऐड किया। यहाँ पे इंजेक्शन और लीकेज बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो। थ्री सेक्टर में इंजेक्शन कौन कौन से हैं, फोर सेक्टर में इंजेक्शन कौन कौन से हैं, थ्री सेक्टर में लीकेजेस कौन कौन से हैं, फोर सेक्टर में लीकेज कौन कौन से, सब बता सकते हो, अब आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे 6-7 पॉइंट बन सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक यहाँ पे प्रोफार्मा तुम्हारे सामने रखा है कि भैया ईजी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कुछ भी लिख सकते हो तुम।
आई गेस केतन तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई? हो गई। आज कौन सा डे है वैसे? सर अगर क्वेश्चन आया कोटिंग सिर्फ सर्कुलर फ्लो तो कौन सा लिखना है? ऐसा नहीं बताएंगे, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर तो कुछ तो बताएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ सर्कुलर फ्लो लिखा तो सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन लिख दो। सर्कुलर फ्लो इज डिफाइंड है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो सर्कुलर पाई, बेटा पाई कैसा रहता है? पाई पाई खाया क्या तुमने कभी? एप्पल पाई यानी कि एक टाइप रहता है, तो पाई कैसा रहता है? गोल रहता है। सर सर्कुलर रहता है, तो याद रखना सर्कुलर यानी पाई। So sir, circular flow of income is defined as continuous circulation of production, income generation and expenditure. सर ये पाए तो याद रहेगा आप लोगों को? आज मंगलवार है, याद नहीं रहते आजकल मेरे को दिन। देखिए ये कितना इजी है, धपाधप अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल पार्ट तो दिखाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, पूरे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ सर। ऐसा खतरनाक जाएगा ना अपना, और ये किनीशन भी रटवा चुका हूँ मैं, लिटरली रटवा चुका हूँ स्टूडेंट्स को, रटवा दिया मैंने किनीशन, मैराथन में रटवा दिया है। आप मैराथन देख कर आएंगे धपाधप होगा अपना है, धपाधप बोला नहीं तो तुम कुछ के कुछ वर्ड सुनते हो आजकल। हाउ डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट? बहुत सिंपल है सर, एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन वी एक्सपोर्ट वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड वी एक्सपोर्ट इट। तो क्या होता है भैया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो एक मिनट, अब ये यहाँ पे जो अकेडमी का नाम आ रहा है, ये अकेडमी मेरी प्रीवियस अकेडमी है, तो अब यहाँ पर नहीं, अब आदित्य शर्मा CA इंडिया में है, और ये नंबर भी गलत है, गलत नंबर है, दूसरे टीचर के पास है 7410134858। तो ये मेरा नंबर है बेटा, याद रखिएगा। सर कोई 10 क्वेश्चन और हो जाते हैं एंड 20 मिनट में करवा दो ना आगे। मैं करवा रहा हूँ, मैं रुक थोड़ी रहा हूँ, 30 मिनिमम टारगेट था। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करनी है, तो एक्सपोर्ट से क्या होगा? कितना सिंपल है, एक्सपोर्ट करना है मतलब अपनी टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है, और नेशनल इनकम का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। प्लस एक्सपोर्ट करूंगा तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आएगा, तो एक्सपोर्ट से इंजेक्शन होता है। इंपोर्ट का बिल्कुल उल्टा, इंपोर्ट में क्या होता है, बाहर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बने हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं, मतलब हमारी कंट्री में नहीं बने और हमारी कंट्री से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, तो इससे सर्कुलर फ्लो गिर जाता है। बहुत सिंपल है। Export are injection to national income while import are leakage or outflow of national income. Export represent foreign demand of domestic good. मैंने ये बोला जो अपने को एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, and therefore are part of aggregate demand. Since import are not demand of domestic goods, we subtract them from aggregate demand. As increase in the demand for countries export have expansionary effect, circular flow बढ़ता है on equilibrium, whereas इंक्रीज इन इम्पोर्ट हैज कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। तो सर्कुलर फ्लो बढ़ना या घटने की जगह आज से आप टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए हमने हमारी वोकैबुलरी में ग्रेजुअली एक वर्ड ऐड कर दिया। कौन सा वर्ड ऐड कर दिया सर? सर्कुलर फ्लो बढ़ना या सर्कुलर फ्लो घटने को हम बोलेंगे एक्सपांशन इन इक्विलिब्रियम एंड कॉन्ट्रैक्शन इन इक्विलिब्रियम। हुआ? और बिल्कुल एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना दोस्तों आप लोगों ने, जिनकी एग्जाम है वो एग्जाम टाइम पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। मैं हमेशा कहता हूँ ICR मतलब एक ऐसी नाव है जिसमें छेद है, एक ऐसी नाव है जिसमें छेद है, पर मज़े की बात यह है कि सर हम सब इसमें सवार हैं, तो डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे। तो ये नाव है, छेद वाली नाव में सवार हैं अपन, तुम क्या मैं भी सवार हूँ, सब मिलके डूबेंगे या तो सब मिलके पार हो जाएंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं, अकेले तुम पे प्रेशर नहीं है, सब पे प्रेशर है, इसलिए प्रेशर नहीं लेने का। अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फ्री राइडिंग बाय एवरीवन विल मेक फ्री राइडिंग इम्पॉसिबल, उसी तरीके से सब पे टेंशन है मतलब टेंशन ही नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है, SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो भैया पहले समझ लो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स क्या है। बेसिकली नेशनल इनकम ये कैसे कैलकुलेट करना, तुम्हें लगता है क्या अपने जैसे अपने इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने डिजाइन किया होगा? नहीं सर, पूरे वर्ल्ड के जितने इकोनॉमिस्ट है उन लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया गया है, जिसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। तो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना के दिया। क्या दिया है सर? कहाँ गया पेन? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना के दिया, जिसके थ्रू तुम कंपाइल और रिकॉर्ड कर सकते हो सारा का सारा नेशनल इनकम का मैक्रो लेवल का डेटा। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, बेटा ध्यान देना, सिस्टम ऑफ
नेशनल अकाउंट, और आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट भी आएगा। तो नेशनल अकाउंट मतलब क्या है सर, ये यूनाइटेड नेशन SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट वाज डेवलप्ड या इज डेवलप बोल सकते हैं, डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर कंपाइलिंग एंड रिपोर्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो सर क्या करते हैं, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के दिया है जिसके थ्रू तुम कंपाइल और रिपोर्ट कर सकते हो नेशनल इनकम का डेटा। यस रवि, यस यस यस, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ यस रवि। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं भी डूब के आया हूँ। एक दो जब तक डुबकियाँ नहीं खाई ना तब तक मज़ा नहीं आता। डुबकियाँ ऐसे दिन मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, एक दो बार ऐसे प्रेशर आना चाहिए, मज़ा आता है। आज मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम टाइम है, लगभग 1 महीने में आपकी एग्ज़ाम है, 1 महीने से भी कम रह गया है। मैं 9 घंटे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, 9 घंटे वेरियस कोर्सेज की। तो सुकून तो आपकी ज़िंदगी में भी नहीं है, सुकून तो हमारी ज़िंदगी में भी नहीं है। ये तो वॉलेंट्री सर्विसेज है सर, इससे नाम होगा, बाद में पैसा कमाएंगे। अभी तो ट्रांसफ़र पेमेंट है सर, अभी सर्विसेज दे रहा हूँ, पैसा तो बाद में आने वाला है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। अभी तो बीज लगा रहा हूँ, झाड़ बाद में आएगा, फल बाद में खाएंगे। तो सर सब परेशान है, ऐसा नहीं है आप अकेले हैं, पर ऐसा समझ लीजिए कोई बात नहीं सर, ये आग का दरिया है, तैर के तो जाना ही है, तैर के नहीं तो डूब के तो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आप एक बार मैराथन देख लो, आपको इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे सर रिपीट कर रहे हो आप चीज़ें, आपने ऑलरेडी वहां पे मैराथन में पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा है। चलिए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एक बार वापस सुन लेते हैं। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन विच प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर कंपाइलिंग एंड रिपोर्टिंग। सर कंपाइल करने का और रिपोर्ट करने का तरीका बताता है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स। तो सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स क्या है, जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स नेशन को हेल्प होता था, यहाँ पे सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट आएगा। बहुत सिंपल है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट और हर यूनियन टेरिटरी ये डेटा बनाता है। ये इन्यूमरस ट्रांजेक्शन, जो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसका एक कंपाइल्ड डेटाबेस देता है। क्या है बेटा, इंडिया के अंदर हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी और हर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट फॉलो करता है। ये सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट क्या करता है, न्यूमरस ट्रांजेक्शन का इंटीग्रेटेड डेटाबेस देता है। क्या करते हैं सर, इसके अंदर अपन स्टेट लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिसे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर स्टेट जीडीपी बोला जाता है, सॉरी स्टेट इनकम। जिसे स्टेट इनकम, जैसे नेशनल इनकम होती है बेटा, वैसे स्टेट इनकम हो गई, या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपके स्टेट में कितना प्रोड्यूस हुआ ये बताते हैं साहब। इससे पर कैपिटा स्टेट इनकम भी मिलता है। पर कैपिटा स्टेट इनकम कैसे निकलेगा, स्टेट की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पर कैपिटा स्टेट इनकम मिलता है। सर इन लोगों को मदद कौन करता है, जैसे नेशन को हेल्प कौन करता था, यूनाइटेड नेशंस। तो उसी तरीके से सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट में कौन हेल्प करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इनको असिस्ट करता है। इतना याद रखना। याद रखना कुछ सर्विस ऐसी रहती है जो सुप्रा रीजनल सेक्टर्स में आती है। फॉर एग्जांपल रेलवे केरल से स्टार्ट हो रही है, जम्मू में जा रही है, फेयर यहाँ पे कलेक्ट कर रही है, वहां तक जर्नी कंप्लीट कर रही है, जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा, कौन से स्टेट को अलोकेट किया जाएगा इसका रेवेन्यू, उसके लिए सूटेबल अलोकेशन के मेथड रहते हैं जो आपने एबीसी एनालिसिस में पढ़े हैं। एबीसी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर्स बताए जाते हैं आपको, मेथड ऑफ अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट बताए जाते हैं, वो वैसे कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं। तो इसको बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर, जो एक स्टेट नहीं मल्टीपल स्टेट को क्रॉस करके जाता है। यस, बढ़े आगे। तो सर एक बार पढ़ लीजिए, जो सिर्फ ब्लैक वर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ के आना। न्यूमरस ट्रांजैक्शन के लिए इंटीग्रेटेड डेटाबेस देता है, प्रैक्टिकली सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसको स्टेट इनकम या नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। पर कैपिटा स्टेट इनकम निकालते हैं, CSO इनकी हेल्प करता है। और सर सुप्रा रीजनल एक्टिविटी, एग्जाम्पल रेलवे का कोट कर दिया हुआ सर। 15 मिनट लेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट। मे बी हम नेशनल इनकम एग्रीगेटर कंप्लीट भी कर दें अभी, हो सकता है 15 मिनट में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आता है ज़्यादा पार्ट, थियोरटिकली कम होता है। थियोरटिकली किनीशियन मॉडल और यूनिट 1 बहुत ज़्यादा आता है। टेलीकम्युनिकेशन, यस टेलीकम्युनिकेशन भी एक एग्जाम्पल है, बैंकिंग सर्विसेज भी एग्जाम्पल है। आइए सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बहुत सिंपल है, इसके लिए एग्जाम्पल भी कोट कर देना। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है ये भी बता देना कि वो कन्वर्टर की तरह यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए। तो सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स द फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट,
माइनस फैक्टर इनकम विच इज अक्रूव्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर जो उसको पे किया है फॉर द फैक्टर सर्विस रेंडर्ड। तो भैया फैक्टर सर्विस कई बार अपन ने रेंडर करी है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की डेफिनेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फॉर फैक्टर इनकम फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या बोला जाता है, मैं कंफ्यूज हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट minus factor income which is accrued to the rest of the world for the factor services received in the form of rent, interest, wages and profit। मतलब सर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट मिला अगर हमने सर्विस प्रोवाइड करी तो सर ये बन गया फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFI ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। बेटा मैंने ये बताया, आप पढ़िए। ये लिखा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। इलस्ट्रेट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यही लिखा होगा। हाँ फैक्टर, हाँ ये हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। ये आपकी एग्जाम के बाद अनलिस्ट हो जाएगा, प्राइवेट नहीं होगा, अनलिस्ट हो जाएगा और अनलिस्टेड लिंक चले जाया करेगी स्टूडेंट्स को, और एग्जाम जैसे ही पास में आएंगी वैसे ही ओपन हो जाया करेगा। तो भैया देख लिए, द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। अब भैया ये फैक्टर इनकम मिल क्यों रही है, पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी है। और फैक्टर, ये जो वर्ड है फैक्टर, ये किस किस से डिराइव होता है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर कॉस्ट? सर ये मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट। सर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट किस चीज़ से बनता है? आपने रेंट पर कोई चीज़ दी, ठीक है, आपने लैंड है, आपके पास लैंड है, तो लैंड के अगेंस्ट आपको मिलता है रेंट, ठीक है। लेबर सर्विसेज दी, उसके लिए मिलता है आपको वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल दिया तो उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरल स्किल दिया तो उसके बदले आपको मिलता है प्रॉफिट। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। पढ़ते हैं। फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ, फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर पेमेंट। अब देखिए इन्होंने आगे बकवास लिख रखी है, इन एडिशन टू फैक्टर कॉस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट आर प्रोडक्ट टैक्स ऑन टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। तो ये बकवास करिए। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का पूछा है, आप ये क्यों लिखेंगे, आपके दिमाग में क्यों आएगा? पर इंस्टीट्यूट ने लिखा है, याद आए तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी एंड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, द मार्केट प्राइस विल बी लोअर बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी on product and production which the government pays, hence the market value of final goods and services will। देखिए यहाँ बकवास दी है। अब ये क्वेश्चन में मैं क्या आपके साथ डिबेट करूँ? उन्होंने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर कॉस्ट। तो भैया फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको मिलता क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये हो गया, इन चारों का टोटल कर लो तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। इन्होंने आगे लिख दिया NIT ऐड कर दिया, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स, और बोला है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में क्या क्या करेंगे सर? निकुंज, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मतलब यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो उन्होंने आगे मार्केट प्राइस के बारे में कहानी लिख दी है, ज्यादा ही ज्ञान देते हैं कई बार। डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टैक्स। सर ध्यान से देखना, टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टैक्स। सर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्स बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा।
टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस लेना पड़ेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, लीकर लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, अथॉरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको प्रोडक्शन करना है तो टैक्स पे करना है। एंड प्रोडक्ट टैक्स मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको टैक्स पे करना है। पहले वाले में क्या बोला, प्रोडक्शन करना है तो टैक्स, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट टैक्स यानी प्रोडक्ट बना और बिका तो टैक्स लगेगा। पढ़िए, प्रोडक्ट टैक्स इसकी बात कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, अब ये हट गए, जीएसटी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह हटा के आप डायरेक्ट जीएसटी लिख सकते हैं। तो जब आप बेचोगे तब आपको लगने वाला है। हाँ, अब रूल्स है उसके बहुत ज्यादा, वो अपन क्रिटिकलिटी में नहीं जाते। और प्रोडक्शन टैक्स का मतलब, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्री लाइसेंस फीस, टैक्सेस टू बी पेड बाय टू लोकल अथॉरिटी विच आर अनरिलेटेड टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। साहब आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 50 यूनिट बनाओ, चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, आपको जो लाइसेंस फीस है उतनी देनी पड़ेगी, पोल्यूशन टैक्सेस लेने पड़ेंगे। दस प्रोडक्ट टैक्स आर रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन while taxes on production are not related to quantum. Product tax is GST, on production is like yes. अस्सलाम वालेकुम फैजान। हुआ क्या बेटा, याद हो गया आप लोगों को? सर बहुत सिंपल है। ए अकाउंट क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्या बात है सर, अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने रुपए से आया? नहीं 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 नहीं, बोथ आर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोल सकते हैं। एक टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन तो बेसिकली लाइसेंस फीस वगैरह है, लाइसेंस फीस वगैरह है, उसका ना ही क्वांटम के साथ रिलेशन है, बेसिकली आपको परमिशन के लिए पे करना पड़ रहा है। इसका खास करके रिलेशन जाएगा जब अपन पब्लिक फाइनेंस पढ़ने वाले, पब्लिक फाइनेंस में पोल्यूशन टैक्स, पिगुवियन टैक्स, लेट द पोल्यूटर पे वाला कॉन्सेप्ट आएगा। कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे साहब? प्रोडक्ट टैक्सेस लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू क्वांटम, रिलेटेड टू क्वांटम, वेरएज प्रोडक्शन टैक्स आर नॉट रिलेटेड टू क्वांटम। ये आपको लेना ही पड़ता है अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो, लोकल टैक्स, फैक्ट्री टैक्स वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में एज अ कन्वर्टर ज्यादा यूज किया जाता है। तो भैया मार्केट प्राइस क्या होता है, पहले फैक्टर कॉस्ट समझ लो। फैक्टर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सिंपल है। फैक्टर कॉस्ट यानी उल्टा बोलना, फैक्टर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है सर? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मार्केट प्राइस के कारण, ध्यान से सुनना, मार्केट प्राइस है अगर, तो उसके अंदर क्या आ जाता है? एनआईटी। और फैक्टर कॉस्ट यानी भाई ये कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कई बार मार्केट प्राइस मे बी डिफरेंट, इट मे बी मोर, इट मे बी लेस, और इट मे बी इक्वल, डिपेंड करता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के एलिमेंट पर। पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस रेफर्स टू द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट वैल्यू एडेड इन प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मेजरमेंट एट मार्केट प्राइस कंस्टिट्यूट एक्सटर्नल सेल प्राइस एंगल। ये वर्ड कहीं यूज नहीं किया है, ये इन्होंने अपनी मर्जी से भलता वर्ड डाला हुआ है, तो आपको समझ में आए तो ठीक। मैं क्या ट्राई करूं? 37 मैं नहीं करवाने वाला, 37 तो आपको करना है बेटा, ये पूछा नहीं जाता है। 37 8 एग्रीगेट्स हैं, वो तो आप करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या आता है? वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ कॉस्ट, दैट इज, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं आपको याद नहीं दिलवा सकता। इंटरनल वैल्यू एडिशन एंगल, एक्सटर्नल सेल प्राइस एंगल, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर हैं,
फिर भी जैसे जैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस डेवलप करती जाती, हो सकता है वो पूछ ले। ये 8 एग्रीगेट आपको पढ़ना है, मैंने बहुत सिंपल आपको सिखाया, बहुत सिंपल सिखाया है मैंने, सारी की सारी डेफिनेशन आपको रटवा दी है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जेनरिक डेफिनेशन यूज़ करनी है। जैसे चलिए मैं आपको ये वाली डेफिनेशन बना के दिखाता हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, GDP at market price is the final value of goods and services at market price produced by, अभी ये डोमेस्टिक है तो produced by normal resident, डोमेस्टिक है इसलिए ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा आपको एक चीज पता होगा, डोमेस्टिक की डेफिनेशन के अंदर ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक की डेफिनेशन में अगर कोई बाहर का नेशनल भी आके मेरे आके काम कर रहा है तो भी हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो डेफिनेशन का रेक्टिफिकेशन देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट और प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल और नॉन नेशनल इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सही डेफिनेशन बोली मैंने, आप लोगों को एक बार सुनना पड़ेगा इसको ध्यान से, बाकी डेफिनेशन सारी की सारी मॉडिफाई करेंगे। जीडीपी डोमेस्टिक है, यानी मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो मेरे नेशनल ने बनाया है चाहे मेरे नॉन नेशनल ने बनाया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल और नॉन नेशनल ऑपरेटिंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। अगली डेफिनेशन देखो, फैक्टर कॉस्ट वाली डेफिनेशन बाद में लेंगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यहां पे नेट वर्ड आ रहा है तो भैया नेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखना है एंड में अपने को। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल और नॉन नेशनल ऑपरेटिंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये वाला देखिए, जीएनपी एमपी नेशनल आ गया, डेफिनेशन में चेंज देखिए, इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल, अब नॉन नेशनल नहीं आएगा सर, नेशनल है इसलिए यहाँ पे नेशनल ही आएगा, प्रोड्यूस बाय नेशनल ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इन एन अकाउंटिंग ईयर ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आ जाएगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 4 डेफिनेशन क्लियर कर लिया अपन ने। फिर सर फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ती है, जहां भी फैक्टर कॉस्ट आता है ना डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या लिखा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज डिफाइंड एज सम ऑफ factor income received, total earning received by factor of production in the form of rent, interest, wages and profit। ये लाइन आपको कंपल्सरीली चेपनी है, मतलब चेपनी है सर, इनको चिपका के देनी है। जहां फैक्टर कॉस्ट आए आपको लिखना है सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, लिखना है मतलब लिखना है, क्या लिखना है सर, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। बात समझ में, ये लिखना है। अब उसके बाद तो सर बकवास है, बाय, अब डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक के लिए क्या लिखते हो बेटा, डोमेस्टिक के लिए क्या लिखते हो, प्रोड्यूस बाय नेशनल और नॉन नेशनल बट इन डोमेस्टिक टेरिटरी ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट के लिए क्या लिखोगे, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेशनल के लिए क्या लिखोगे, प्रोड्यूस बाय नेशनल ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक वर्ड याद रखना है, कौन सा, एक लाइन याद रखनी है, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, क्या मिलता है सर, 4 चीजें मिलती है उन्हें। और मार्केट प्राइस में तो सर वो जेनरिक डेफिनेशन जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया वही चेप देना है अपने को। ग्रॉस रहा तो ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट रहा तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक रहा तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल रहा तो बाय नेशनल, सिंपल है सर। चलिए सर समय की समाप्ति, समय समाप्ति की घोषणा होती है। 8 बजे मेरा अगला लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि आपका परसों होने वाला है, इकोनॉमिक्स का कल एफएम का होने वाला है, तो ये जो इकोनॉमिक्स का होने वाला है उसके अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो रहेगा उसमें हाफ ये मतलब हाफ लेक्चर लगेगा, ये हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी ईजी है। तो आपका टारगेट क्या है, जब भी आप लेक्चर अटेंड करो उससे पहले मैराथन का पैच कंप्लीट कर लो, मैंने कंप्लीट करके रख दिया। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 1.5 घंटे में लगभग 40 क्वेश्चन किए, तो 200 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रापुलेट कर लीजिए, 7 साढ़े 7 घंटे में बहुत तगड़ा होल्ड आने वाला है सब्जेक्ट पे हमारा। तो भैया सबको बताइएगा, रेफर करिएगा और शेयर कर दो, भाई का ही चैनल है, मतलब तुम्हारा ही चैनल है, चारों तरफ शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा, मिस यू एंड शब्बा खैर, कैलाश खैर, एंड विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ।